हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में आज लगने वाली है क्लास 12th की। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा लेकर आ रही हूँ क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोर्स इलेक्टिव है तो उसमें ये बुक्स नहीं चलेंगी, आपकी बुक वहाँ पर अलग रहेगी। तो अभी जैसे हम करने के लिए जा रहे हैं कोर का, तो वहाँ पर भी ये बुक है आरोह भाग 2। ये हमारी हिंदी की मेन पुस्तक है और ये हमारे 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। हम कर रहे हैं काव्य खंड का प्रथम अध्याय, आत्म परिचय एक गीत। इस पार्ट को हम अच्छे से समझ चुके हैं, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किए हैं और साथ ही साथ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काव्य खंड है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप गद्य खंड का हमारा पहला अध्याय भक्तिन है, जबकि काव्य खंड का पहला अध्याय आत्मपरिचय और एक गीत है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है? वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तभी तो इस कविता का नाम उन्होंने क्या दिया, आत्मपरिचय। यानी कि वो अपने आप का परिचय इस कविता के बारे में बता रहे हैं, कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, वो कैसे भाव कैसी चीज़ें हैं उनके पास में, ये बताया है उन्होंने। तो जो पक्ष हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के निम्नलिखित पक्षों को उभारा है। वो पक्ष क्या है? कवि अपने जीवन से मिली आशाओं निराशाओं से संतुष्ट हैं, यानी कि उनके ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मिली हैं वो उससे असंतुष्ट हैं। तो यहाँ पर है कि जो कुछ भी मिला है इस जीवन में, उन्होंने जहाँ से भी जो चीज़ मिला है वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हैं, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे खुशी हो, सब कुछ पाकर वो संतुष्ट हैं। वह अर्थात कवि अपने धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है, यानी कि उसे क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने लिए कल्पनाओं का संसार बसाया है और वो उसी में मस्त है। कवि संसार को मिथ्या समझते हुए हानि लाभ यश अपयश सुख दुख को समान समझता है, यानी कि उसके जीवन में जो कुछ भी आया है वो उन सभी परिस्थितियों में समान रूप से रहता है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। क्या है वो संतोषी प्रवृत्ति का है कि जो कुछ मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई है, और ये चीज़ और जो उसके जीवन में चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को उससे सीखनी चाहिए, वो नहीं सीख रहे, संतुष्ट हैं, विद्रोह करते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए वो अपनी वाणी के जरिए विद्रोह भी प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 2 है, आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ये पूरी कविता हमें क्या बता रही है ये आपको संक्षेप में देना है, साथ ही अपने मत को भी उजागर आपको करना है इसमें। आत्मपरिचय कविता के रचयिता का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। बात सही है, हम लोग सोचते हैं कि हम तो अपने आप को जानते हैं, लेकिन नहीं, हम किस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करेंगे हम कभी कभी यही चीज़ नहीं समझ पाते। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ बताई है कि दुनिया को जानना आसान है लेकिन स्वयं को जानना बहुत कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, यानी कि हम पूरी तरीके से उससे अलग होकर रहें ये संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, व्यंग्य बाण अर्थात अपनी बोली से, शासन प्रशासन यानी कि किस तरीके के तौर तरीके, इन सारी चीज़ों से वो हमें चाहे कितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है। हम चाहें कि हम इस पूरी दुनिया से कट के अलग रह लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी एक अस्मिता, उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी उस पहचान को व्यक्त करने के तरीके हैं, उनका अपना एक परिवेश, एक माहौल है। तो इस वजह से वो दुनिया से कटकर, क्योंकि कहते हैं ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम समाज से कट के तो नहीं रह सकते ना, और इन्हीं ताने बाने के साथ हम बंधे हुए हैं।
वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वैधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। तो कहने का मतलब क्या है, अपना परिचय तो दे रहा है लेकिन उसका संबंध इस जीवन के साथ कैसा रहा इसका भी पूरी तरीके से विवेचन कर रहा है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देना कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। तो उसने पूरी कविता का सार सिर्फ एक पंक्ति में व्यक्त करने की कोशिश करी है। क्या है कि ये दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, यानी कि प्रेम में भी लड़ाई का है। प्रीति मतलब प्रेम, कलह मतलब लड़ाई, इसका है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, यानी विरुद्धों का मतलब क्या होता है, जो हमसे विरोध प्रकट करते हैं उनका सामंजस्य बिठाकर मैं चलता हूँ। मेरे से अगर मैंने कोई कृत्य किया तो वो कोई व्यक्ति मेरा अगर विद्रोह कर रहा है कि नहीं, मेरे विरुद्ध है कि नहीं, ये आपको नहीं करना है, तो इस तरीके के विरुद्ध बहुत मेरे जीवन में है और सबसे मैंने सामंजस्य बिठाया है और अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता का उद्देश्य बताइए। ये कविता जो हमारे सामने प्रस्तुत करी है, जिसमें एक थका पंथी भी दिखाया, चिड़िया भी दिखाई, चिड़िया के बच्चे भी बताए, फिर कवि ने बताया कि उसके जीवन में कोई नहीं है जिनसे मिलने को वो विहल हो और मतलब मिलने को आतुर हो और वो जल्दी जल्दी पहुँचे। तो ये पूरी कविता में उन्होंने हमें बताना क्या चाहा है, उन्होंने हमें बताया है कि जो समय है वो परिवर्तनशील है, गतिमान है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हमारे जो कृत्य हैं वो हमें जल्दी जल्दी करने हैं, समय रहते निपटाना है। हमने अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया है, हमारे पास सुस्ताने का समय नहीं है। और साथ ही कवि ने अपने उद्गार भी बताए हैं कि वो उसका जीवन एकाकी है, वो परिवार से बिछुड़ चुका है, तो ये उद्गार भी उसने व्यक्त किए हैं। यह गीत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धत है। इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश को व्यक्त कर रहा है। यानी कि ये प्रकृति, अब प्रकृति भी परिवर्तनशील है ना, प्रकृति परिवर्तनशील है, ये नेचर हमेशा जो है वो बदलता रहता है। तो उस परिवर्तनशील में ये पूरा प्राणी वर्ग, चाहे मनुष्य हो चाहे पक्षी प्राणी जो कोई भी हो, उसका हृदय किस तरीके से गति करता है, इसको काव्य में बांधकर बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। किसी प्रिय अवलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता यानी तेजी भर सकता है। अब इसका क्या तात्पर्य है कि किसी प्रिय का अवलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार, यानी कि किसी से प्रिय से मिलने की हमारे अंदर जो आतुरता होती है या कुछ पाने की जो इच्छा होती है, उसी के कारण हमारी जो गतिशीलता है उसमें तेजी आती है, यानी कि हमारे किसी भी कार्य करने के तरीके में गति आती है। अब मान लो आप स्कूल से आपको घर लौटना है और आपको पता है कि आज मम्मा घर पे नहीं है, तो आप आराम से मस्ती काटते हुए आते हो, अरे यार घर में खाना भी नहीं मिलेगा, मम्मा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे घर जाके, आराम से टहलते टूलते आते हो। लेकिन जब मम्मा है घर पर तो आप क्या होगा, चलो जल्दी चलते हैं, बहुत अच्छा खाना बना होगा, मम्मा वेट करेंगे, हम लोग चल के खाना खाते हैं। तो यानी कि आपको पता है ना कि घर में आपके लिए कोई वेट कर रहा है, तो आप जल्दी पहुंचोगे। जब आपको पता है कि आपका कोई वेट नहीं कर रहा है तो आराम से आप टहलते हुए आते हो। तो यही चीज़ है कि हमें पता है कि घर में कोई इंतजार कर रहा है, तो उसके कारण हमारे कार्य करने की गति में जो है वो शीघ्रता आती है। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है, कि साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि समय जो है वो गतिशील है, बढ़ता रहता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे अंदर भी कुछ कार्य को कर गुजरने की एक जो है वो जज्बा होना चाहिए। आत्म परिचय कविता की दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। अब ये जो कविता हमारे सामने है, इसका कथ्य प्रस्तुत करना है, ठीक है। क्या दृष्टि में रखना है हमें, कवि का आत्म परिचय कवि को, और कवि जो कहना चाहता है उस चीज में को हमें अपने शब्दों में लिखना है।
देखिए, कथ्य का मतलब ये हमेशा जान लीजिए, कोई भी कहानी हो, कविता हो, कहानी अगर 15 पेज की है तो कम से कम 4 से 5 लाइनों में उसका कथ्य लिख दीजिए कि इस कहानी में आखिर होने क्या वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको कविता का जो कथ्य लिखना है, इस पूरी कविता में एक सार बेस में आपको 2 से 3 लाइनों में ये व्यक्त करना है कि कवि ने इस कविता में हमें कहना क्या चाहा है। कथ्य का मतलब तो हम लोगों ने जब कहानी नाटक पढ़े हुए हैं तो कथ्य का मतलब समझने में इतनी देर हमें नहीं लगनी चाहिए। क्लास 11th में भी आपने कहानी नाटक से संबंध पढ़ा है तो आपको पता है कि कहानी में कथ्य का क्या महत्व होता है। आत्मपरिचय कविता में कवि कहता है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। मतलब संसार में बहुत सारी परेशानी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत दुखी हो गए अपने आप को ही खत्म कर दो, चाहे जितनी तकलीफ हो भाई, तब भी तो हम जीवन से प्यार करते ही हैं ना। वह अपनी आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है। उसके जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी, जो बुरी चीज़ें हैं वो भी, उन दोनों ही चीज़ों से वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता। उसे संसार से जो प्रेम और स्नेह मिला है उसकी उसको परवाह नहीं है, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। अब मान लीजिए कि इस संसार की ये रीति है कि आपका अपना एक रूटीन होना चाहिए, आप किसी को तकलीफ दिए बगैर काम करिए और जो नॉर्मल लाइफ है वो करिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, आराम से सोता है, आराम से उठता है, तो 4 लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। तो हम क्या है, संसार की रीति के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि जो उनकी रीति के साथ चलता है वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, स्नेह करता है, सम्मान करता है, लेकिन कवि को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। वो वाणी अर्थात, अब वाणी उसकी क्या हुई, वाणी का तात्पर्य है वो अपने किए गई रचनाओं के जरिए अपने जो भी गुस्सा है, जो विद्रोह है, उसको निकाल रहा है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट हो रही है। अब शब्दों के माध्यम से तात्पर्य ये नहीं कि आप बोल के विद्रोह प्रकट कर रहे हो, वो लिख के विद्रोह प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो एक कवि हैं। तो संसार उसे गाना मानता है, और जब वो अपना ये विद्रोह लिखकर प्रकट करता है तो लोग कहते हैं अरे वाह क्या गाना लिखा है। वह संसार को अपने गीतों, द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है, यानी कि उसको जो इस संसार से विद्रोह है उसके लिए उसने कविता लिख दी, लिख के अपना विद्रोह प्रकट कर दिया, मगर संसार उसमें खुश है। तो यहाँ पर क्या है, वो अपना विद्रोह भी प्रकट कर रहा है मगर संसार उसके लिए वो वाहवाही कर रहा है। तो एक तरीके से वो संसार की रीतियों, अपने दुख तकलीफों, अपने जीने के तरीके के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे चल रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है? बच्चन के गीत के आधार पर उत्तर दीजिए। तो क्या है भाई, देखिए पहले जो पैरा था उसमें पथिक दिया गया, पथिक के कदमों में शीघ्रता आती है क्योंकि उसके घर पे कोई इंतजार कर रहा है। दूसरे पैरे में चिड़िया के बारे में बताया गया, चिड़िया के घर घोंसले में उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो उसके चंचलता आ जाती है। लेकिन लास्ट पैरे में जो हमारे कवि हैं उनका कहना क्या है कि उनके जीवन में उनका कोई इंतजार ही नहीं कर रहा। तो जब कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, ये सोचते ही उनका मन दहल उठता है, और जो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर वो आगे चल रहे थे उनके पैर शिथिल हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं। कवि एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। कवि हमारे कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी, ध्यान रखिएगा। शाम के समय उनके मन में विचार उठता है कि उनके आने के इंतजार में व्याकुल होने वाला कोई नहीं है, अतः वह किसके लिए तेजी से घर जाने की कोशिश करें। कौन है जिसके लिए वो जल्दी जल्दी घर जाएं? शाम होते ही रात हो जाएगी और कवि की विरह व्यथा बढ़ने से उसका हृदय विचैन हो जाएगा। यानी कि शाम होते ही जो विरह व्यथा है, यानी कि वो अपने परिवार से जो बिछड़ा हुआ है, वो तकलीफ धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इस प्रकार के विचार आते ही दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदम धीमे हो जाते हैं। तो जो ये विचार आता है कि जैसे ही कि उसके घर में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, ये सोचते ही उसके कदम रुकते हैं और वो जो है आगे बढ़ नहीं पाता है। प्रश्न संख्या 6 है, यदि मंजिल दूर हो तो लोगों की वहां पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है? अगर हमारी मंजिल दूर है
तो हम क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे या हम स्लो हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर हमारी मंजिल दूर है तो हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। मंजिल दूर होने पर लोगों में उदासीनता का भाव आ जाता है। हम जल्दी पहुंचना तो चाहते हैं कि मन के अंदर मगर एक उदासीनता रहती है कि अरे यार ये तो बहुत दूर है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें पर मगर हमारा मन जो है, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो स्लो होने लगती है। कभी कभी उसके मन में निराशा भी आ जाती है। अब हम देखिए, दूर है तो हमें लगता है कि कितनी जल्दी रास्ता ख़त्म हो और हम पहुँचें, लेकिन अब चूंकि रास्ता बहुत लंबा है इस वजह से हम थोड़ा सा उदासीन होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। अरे बाबा रे, बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में, बहुत मेहनत लगेगी। तो वो एक निराशा जो होती है वो हमारे अंदर आने लगती है। मंजिल की दूरी के कारण कुछ लोग घबरा कर प्रयास करना छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग डर जाते हैं तो कोशिश ही नहीं करते कि हमें नहीं जाना। कुछ व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझ कर रह जाते हैं, कुछ रीजन देने लगते हैं, अरे यार वहां जाके मिलेगा क्या हमको, हम क्या कर लेंगे, इससे अच्छे तो हम यहीं हैं, यहाँ से वापस चलते हैं, हम जहाँ से चले थे वहीं हम बहुत। तो फालतू के तर्क वितर्क करने लगते हैं, अर्थात बहस करने लगते हैं। मनुष्य आशा व निराशा के बीच झूलता रहता है। तो जब हमारी मंजिल दूर होती है तो हम भले जल्दी पहुंचना चाहते हों, लेकिन हमारा मन उदासीनता और निराशा के घेरे में आकर हमारे कदमों को रोकने लगता है। और कुछ लोग तो क्या है, घबराकर वापस ही हो जाते हैं कि हमें जाना ही नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है? अब उन्हें ये संसार अपूर्ण क्यों लग रहा है? अपूर्ण का मतलब होता है कि अधूरा क्यों लग रहा है। कवि भावनाओं को प्रमुखता देता है। भावना मतलब इमोशंस। एक होता है कि हम प्रैक्टिकली हर एक चीज करें और एक होता है इमोशनली हम कुछ कार्य करें। तो यहाँ पर जो इमोशंस होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं हमारे कवि। वह सांसारिक बंधनों को नहीं मानता, यानी कि वो भौतिकतावादी चीज़ों को और प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही हैं उन सारी चीज़ों को वो नहीं मानते हैं। वह वर्तमान संसार को उसकी शुष्कता और नीरसता के कारण नापसंद करता है। अब शुष्कता नीरसता क्या है? लोग यहाँ पर सिर्फ उसकी वाहवाही करते हैं जो आपका गुणगान कर रहे हैं, चाहे मन में आपके लिए जितना भी बैर हो, मगर मुंह से बड़ी वाहवाही करते हैं, सब कुछ बड़े अच्छे से बोलते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसी तरह का जहाँ पर आपको अपनापन नहीं है व्यवहार में, सिर्फ दिखावा है, जिसे उन्होंने व्यवहार की शुष्कता और नीरसता कहा है, उस दिखावेपन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वह बार बार वह अपनी कल्पना का संसार बनाते हैं। अब वो ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां लोग वाकई में उनको प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। तो वो इस संसार से दूर रहना चाहते हैं और वो अपने लिए एक अपनी ही कल्पनाओं का संसार बनाते हैं और उसी में रहते हैं, तथा प्रेम में बाधक बनने पर उन्हें मिटा देते हैं। और जैसे ही प्रेम में अगर उसमें से कोई एक चीज आती है जो उनके प्रेम या प्रेम में बाधक होती है तो संसार को गिरा देते हैं। वह प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहते, वो एक ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम का महत्व हो। और अगर उन्होंने जो संसार बनाया है उसमें प्रेम को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई तो वो ऐसे संसार को मिटा देना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब सबसे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना है, फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो उत्तर देना है। तो पद्यांश पढ़ते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो अब ये हमने पंक्तियां पढ़ ली। अब इस पे क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, कवि ने स्नेह को सुरा क्यों कहा है? यानी स्नेह प्रेम को सुरा अर्थात शराब क्यों कहा है? संसार के प्रति उसके नकारात्मक दृष्टिकोण का क्या कारण है? संसार के प्रति वो जो निगेटिव थिंकिंग रंगे हैं, इसका कारण क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या दिया है। कवि ने स्नेह को सुरा इसलिए कहा है क्योंकि वह प्रेम की मादकता में डूब जाता है। इस मादकता के कारण उसे सांसारिक कष्टों की परवाह नहीं रह जाती है। यानी कि क्या है, जो जब उसे प्रेम का नशा चढ़ता है तो संसार द्वारा दिए गए घाव
उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो इसीलिए प्रेम को एक नशा कहा है, मादकता कहा है, तो इसीलिए उन्होंने शराब का नाम दिया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार किनको महत्व देता है, कवि को वह महत्व क्यों नहीं दिया जाता। अब संसार किनको महत्व देता है, जो उनकी बड़ाई करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, लेकिन हमारा कवि जो है ऐसा नहीं करता है। संसार उन लोगों को महत्व देता है जो सांसारिकता में डूबे रहते हैं और सांसारिकता को ही सर्वोत्तम मानते हैं। यानी संसार में आप दूसरों की बड़ाई करना, अच्छाई करना, इस तरह की सांसारिकता में, इसीलिए संसार कवि को महत्व नहीं देता, क्योंकि हमारे कवि सांसारिकता से दूर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा, उद्गार और उपहार कवि को क्यों प्रिय हैं। अब उद्गार उपहार क्यों प्रिय हैं? कवि को उद्गार इसलिए पसंद है क्योंकि इस उद्गार में उसके मन के भाव समाये हुए हैं, उसके मन की फीलिंग समाई हुई हैं, जिन्हें वह दुनिया को देना चाहता है। उसके मन में तो प्रेम ही है, तो वही चीज वो संसार को देना चाहता है। उसे उपहार इसलिए पसंद है क्योंकि उसके हृदय रूपी उपहार में कोमल भाव समाये। अब उसके मन में जो भाव है, जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो इसे जो है उपहार के स्वरूप में संसार को देना चाहता है, क्योंकि उसके पास जो प्यार है वो चाहता है औरों को भी वो बांटे, इसीलिए उसे उन्होंने उपहार का नाम दे दिया है। नेक्स्ट है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। अब इस पंक्ति का आश्रय आपको स्पष्ट करना है कि इसका मतलब क्या है। आश्रय है, कवि को लगता है कि बाहरी संसार प्रेम के बिना अपूर्ण है। अब यहाँ पर सभी लोग भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, तो वहां पर प्रेम कहीं ना कहीं मिसिंग है। संसार में प्रेम का अभाव है, इसलिए संसार दुर्ही भाता है, यानी कि उनको बिल्कुल भी नहीं भाता है। कवि के मन में प्रेम से परिपूर्ण संसार का एक सपना है, जिसे वह साकार रूप में देखना चाहता है। तो इसीलिए उन्हें ये भौतिकवादी संसार अच्छा नहीं लग रहा है, अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है, और वो अपने लिए सपनों का एक संसार खुद बनाते हैं जिसमें वे रहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, क्या निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। काव्य सौंदर्य में आपका भाव शिल्प भी रहेगा और शिल्प भी, भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य दोनों ही रहेगा। क्या है पंक्ति, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पर पैरों को भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें क्या दिया गया है देखिए, हमने बताया था ना, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों आएगा। भाव सौंदर्य में इस पूरे उसमें क्या भाव व्यक्त किया गया ये है। शिल्प सौंदर्य में आपका कौन से शब्द हैं, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, ये सब चीजें बतानी होंगी। देखिए क्या है, शाम निकट जानकर प्राणी अपने अपने घर जाने को उद्यत है, क्योंकि उनके घर पर कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, पर कवि के आने के इंतजार में कोई प्रतीक्षारत नहीं है, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। ठीक है ना, क्यों उसके मन में विहलता भर रही, कारण है कि उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। तो ये तो भाव सौंदर्य बता दिया। भाव सौंदर्य में बेसिकली आपको करना क्या है, जो भी लिखा गया है उसको आपको शॉर्ट में करके जो मेन भाव व्यक्त किया जा रहा है वो बताना है। अब इसमें आपका क्या है, शिल्प सौंदर्य। प्रश्न अलंकार है, पूछा गया है ना, इसमें पूछा गया है प्रश्न कि कौन उसका इंतजार कर रहा है, मैं मुझसे मिलने कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। ठीक है ना, दो प्रश्न है, तो इन पंक्तियों में क्या है, प्रश्न अलंकार आ रहा है। फिर है जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब जल्दी जल्दी शब्द, एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ है, दोनों बार अर्थ सेम है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। नेक्स्ट है सरल सहज प्रभावमयी भाषा भाव व्यक्ति के अनुकूल है। भाषा एकदम सरल है, हर एक भाव को बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत कर रही है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सिंपल तत्सम शब्द हैं यहां पर आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी हमने आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद्य किया था, अब हम किसका करेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता का है प्रतिपाद्य करना है। तो इसमें देखिए क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालती है कि प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही समय के परिवर्तनशील यानी गतिशील होने की भी के महत्व को समझा रही है कि समय कितनी जल्दी समाप्त होता है जब हमारा लक्ष्य जो है सामने हो। मतलब उस समय जब हमारा लक्ष्य सामने होता है तो हमें समय का ज्ञान नहीं रह जाता है।
प्रेम की तरंग ही मानव के जीवन में उमंग और भावना के हिलोर पैदा करती है। प्रेम के कारण ही मनुष्य को लगता है कि दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है। अब प्रेम यहाँ पर आप लक्ष्य प्राप्ति भी कह सकते हो, किसे मिलने की जल्दी भी बोल सकते हो, किसी को पाने की चाहत भी बोल सकते हो। तो मतलब अब एक तरीके से आप क्या देखोगे कि जब हमारा फोकस्ड मन होता है तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। इससे अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग में कदमों में तेजी आ जाती है। जब हमें पता है कि हमारा सामने कोई इंतजार कर रहा है, अर्थात हमारा लक्ष्य डिसाइडेड है, तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो जल्दी। अब जैसे मान लीजिए आपने साइंस में 10 क्वेश्चन लर्न करने हैं और आपने 8 कर लिए, आपको लग रहा है 2 बचे, चलो जल्दी, एक आपके अंदर तेजी आ जाती है कि अरे 2 ही तो बचे हैं, पूरा तो खत्म ही कर लिया है, तो आपके अंदर तेजी आ जाती है उसको और खत्म करने के लिए। तथा पक्षियों के पंखों में तेजी और गति आ जाती है। यदि जीवन में प्रेम हो तो शिथिलता आ जाती है। कहने का मतलब है यदि प्रेम है हमारे जीवन में तो हर एक चीज बहुत जल्दी जल्दी होगी। प्रेम नहीं है यानी कि हमारा लक्ष्य डिसाइडेड नहीं है, तो चीजें हमारे लिए बहुत कष्टकारी भी हो जाती हैं। तो यहां खत्म हुए हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को समझा होगा। तो जितना आप प्रश्नों को देख रहे हैं, प्रश्नों को लिखने की कोशिश करिए ताकि प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे जाएं आप फटाफट कर सकें। तो इस तरीके से इस अध्याय के हमने 4 पैटर्न्स आपको कंप्लीट कराए। तो अब इसके बाद जो आएगा वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर पतंग, जो लिखा है आपके आलोक धनवा जी ने। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर के 1 शॉट रिवीजन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।